वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ज। यानी कि आज की वीडियो में हम सीआरपीसी में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 को। जो हमारा चार्ज है वो किस प्रोविजन से लेके किस प्रोविजन तक है हमारे सीआरपीसी में। सेक्शन 2112 224 यानी कि 211 से लेके 224 तक के जो प्रोविजन है, सेक्शंस है, वो किस बारे में बात करते हैं? चार्ज के बारे में। ये जो टर्म है चार्ज वो हमारी डिफाइन है क्या सीआरपीसी में? यस। किस सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 2B। अगर मैं बात करता हूं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कंटेंट ऑफ चार्ज, कि चार्ज में क्या क्या कंटेंट होते हैं उस बारे में आपको बताना होता है। तो सेक्शन 211 यानी कि 211 जो हमारा सेक्शन है सीआरपीसी का, वो किस बारे में बात कर रहा है? कंटेंट के बारे में बात कर रहा है चार्ज के। क्लियर? और कई बार ये भी आ जाता है क्वेश्चन सेक्शन 216 जो किस बारे में बात करता है कि कोर्ट ऑल्टर कर सकती है क्या चार्ज को, यानी कि जब एक चार्ज फ्रेम हो चुका है उसमें ऑल्टरेशन कर सकती है क्या कोर्ट, इस चार्ज के क्या क्या कंटेंट होने चाहिए और ये डिफाइन। तो अगर क्वेश्चन आता है कंटेंट का तो आप सेक्शन नंबर 211 यानी कि 211 के लिखेंगे, 11 के बारे में बात करेंगे, और अगर ऑल्टरेशन आता है तो 216 के बारे में बात करेंगे। देखिए, मेरा सजेशन ये है स्टूडेंट्स को, अगर टॉपिक है चार्ज, उसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है तो आप कंटेंट का क्वेश्चन आया तो आप डिफाइन भी जरूर एक्सप्लेन करें, प्लस 216 को भी जरूर एक्सप्लेन करें। क्लियर? वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। चार्ज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B ऑफ सीआरपीसी 1973। अगर मैं बात करता हूं, जो हमारी टर्म है चार्ज वो किस सेक्शन में डिफाइंड है? 2B में डिफाइंड है, जैसा मैंने अभी आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया। अगर मैं चार्ज के बारे में बोलता हूं तो चार्ज होता क्या है, ये टर्म है क्या, चार्ज का मतलब क्या होता है? फॉर्मल एक्विजिशन अगेंस्ट अ पर्सन, यानी कि आपने क्या करा है, फॉर्मल एक्विजिशन करिए किसी पर्सन के खिलाफ। क्लियर? जॉइंडर ऑफ चार्ज, जैसे आप सभी को मैंने बताया, जो चार्ज है वो 211 से लेके 224 तक के जो प्रोविजन है वो किस बारे में बात करते हैं? चार्ज के बारे में बात करते हैं। क्लियर? जो 218 से लेके 224 तक के प्रोविजन है चार्ज में, वो किस बारे में बात करते हैं? बिल्कुल सही, जॉइंडर ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं, 218 से लेके 224 तक। देखिए, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है चार्ज से रिलेटेड तो आप सब किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखिए चार्ज किस चैप्टर में आता है? चैप्टर नंबर 17 में आता है। अब किस से किस सेक्शन तक है चार्ज? सेक्शन 211 से लेके 224 तक। क्लियर? अब इसे स्प्लिट कर दीजिए। क्लियर? और वन बाय वन अगर याद है तो सारे सेक्शन को एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं तो आप इसे स्प्लिट करके यहाँ पे क्या लिख देंगे, 218 से लेके 224 तक के जो सेक्शन है वो किस बारे में बात कर रहे हैं? जॉइंडर ऑफ चार्जेस के बारे में। और ये जो टर्म है वो डिफाइन किस में है? सेक्शन 2B में। अब ये मैंने आपको चार्ट बनाना, ये चार्ट क्यों बनाता हूं मैं, ये सब चीज देखिए। अगर आंसर आप लिख रहे हैं और एग्जामिनर आपकी कॉपी देखता है और देखता है उस कॉपी में कि नोटबुक में आप सभी ने क्या कर रखा है, सब चीजों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, अभी आपने बताया नहीं है, यानी कि जो सेक्शन है उन्हें एक्सप्लेन नहीं करा, बट चार्ट फॉर्म से ही टीचर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, तो इसलिए आप अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं प्रिफर करता हूं, मैं ये चाहता हूं आप सभी लोग अपनी आंसर शीट में चार्ट्स जरूर बनाएं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब जॉइंडर ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है? व्हेन मोर देन, यहां पे THAN आना है, ठीक है? व्हेन मोर देन वन अक्यूज्ड इज ट्राइड फॉर द सेम क्राइम, यानी कि एक से ज्यादा अक्यूज सेम क्राइम के लिए क्या करे जा रहे हैं? चार्ज करे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है? जॉइंडर ऑफ चार्ज। अब जॉइंडर ऑफ चार्जेस का एग्जांपल बताता हूं। लेट्स सपोज एक अक्यूज्ड 1 है और एक अक्यूज्ड 2 है। अब इन दोनों पे क्या है? सेम क्राइम का, यानी कि सेम चार्ज है, तो यहां पे अब क्या हो जाता है, इनका ज्वाइंडर कर देते हैं और इस ज्वाइंडर को हम क्या कहते हैं? ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस। क्लियर? चार्ज फ्रेमिंग इज डन आफ्टर द इशू ऑफ प्रोसेस एंड बिफोर ट्रायल। अगर बात करते हैं चार्ज फ्रेमिंग की, तो चार्ज फ्रेमिंग कौन सी स्टेज है? ट्रायल से पहले वाली स्टेज और इशू प्रोसेस से, ये आपका ट्रायल हो गया, इशू प्रोसेस से बाद वाली स्टेज और ट्रायल से पहली वाली स्टेज, इस स्टेज को आप क्या कहते हैं? चार्ज फ्रेमिंग।
बट ध्यान रखें, जो चार्ज फ्रेमिंग है वो किसका पार्ट माना जाता है? ट्रायल का पार्ट माना जाता है। ट्रायल से पहले क्या होती है? चार्ज फ्रेमिंग होती है, बट वो किसका पार्ट माना जाता है? चार्ज, यानी कि चार्ज फ्रेमिंग किसका पार्ट माना जाएगा? ट्रायल का। ट्रायल कमेंस व्हेन द चार्जेस फ्रेम। ट्रायल स्टार्ट ही तब होता है जब चार्ज फ्रेम होंगे। अरे आप ट्रायल करोगे किसी व्यक्ति का तो जब चार्जेस होंगे उसके अगेंस्ट में, उसी के बेसिस पे तो आप ट्रायल करोगे। तो ट्रायल स्टार्ट कब हो रहा है? जैसे ही चार्ज फ्रेमिंग हुआ, यानी कि जैसे ही आपने चार्जेस बनाए, फ्रेम करे, उसके बाद क्या होता है? ट्रायल स्टार्ट होता है। चार्ज इज कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रायल, यानी कि जो ट्रायल का पार्ट क्या कहलाता है? आपका चार्ज फ्रेमिंग। यानी कि चार्ज फ्रेमिंग किसका पार्ट है? ट्रायल का पार्ट है। चार्ज प्रोसीडिंग्स, अगर ब्रॉडली बात करता हूं तो चार्ज प्रोसीडिंग्स में कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स होती है? हियरिंग ऑन चार्ज, यानी कि चार्ज पे हियरिंग होती है। चार्ज फ्रेम्ड होते हैं। रीड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज, जो चार्ज फ्रेम्ड हुए हैं अगेंस्ट द अक्यूज, उस अक्यूज को वो क्या करे जाएंगे? पढ़े और एक्सप्लेन करे जाएंगे। यानी कि कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है, जो चार्ज क्रिएट हुआ है पढ़ के सुनाया जाए कि आपके अगेंस्ट में ये चार्ज क्या हुए? फ्रेम हुए। किसको? अक्यूज को। उन्हें एक्सप्लेन भी करा जाए साथ में। प्ली ऑफ गिल्ट स्टेज, अब प्ली ऑफ गिल्ट क्या स्टेज होती है? इसमें चाहे तो हमारा जो अक्यूज होता है वो अपनी गिल्ट को क्या कर सकता है? प्लीड कर सकता है। अगर प्लीड करता है तो कोर्ट की डिस्क्रिशन पे वो कन्विक्ट भी हो सकता है। कन्विक्शन मैंडेटरी नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है? कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। अगर प्लीड नहीं गिल्टी करता तो आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स होती हैं। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट इज एसेंशियल दैट द चार्ज शेल बारे में मैंने हमेशा आपको बताया, जहां शेल लिखा है वो कौन सी सिचुएशन होती है बच्चों? बिल्कुल सही, मैंडेटरी। shall be framed effectively and clearly and also must contain all possible details of the offense। यानी कि लेट्स सपोज एक ऑफेंस हुआ है, क्लियर? अब चार्ज में उसकी सारी डिटेल्स होंगी ऑफेंस की, और जो ये चार्ज फ्रेम हो रहा है ये बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। क्लियर? इफेक्टिवली एंड क्लियरली, और वो सारे के सारे क्या कंटेन्स करेगा? सारे के सारे पॉसिबल डिटेल्स कंटेन करेगा ऑफेंस के बारे में। कौन? चार्ज। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो, आपने ये तो बता दिया कि चार्ज आपका कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वो सारे ही पॉसिबल डिटेल्स ऑफेंस की कंटेन करना चाहिए। बट कंटेंट क्या होता है? लेट्स सपोज ये है, अब ये चार्ज है, अब इसके अंदर क्या आएगा? सर ये बताओ, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं? हम चार्ज में लिखेंगे क्या? चार्ज फ्रेमिंग होता क्या है? चार्ज में लिखा क्या जाता है? आपने ये तो बता दिया, फॉर्मल एक्विजिशन अगेंस्ट द अक्यूज क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। बट चार्ज के अंदर क्या होता है? सर चार्ज में हम लिखते क्या है? देखो, कंटेंट्स ऑफ चार्ज, एवरी चार्ज मस्ट स्टेट द ऑफेंस, यानी कि सारे के सारे जो चार्ज हैं वो किसके बारे में बात करेंगे? वो किस चीज को स्टेट करेंगे? ऑफेंस को। क्लियर? इफ एनी स्पेसिफिक नेम, अगर किसी ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नेम होगा तो उस चार्ज में वो स्पेसिफिक नेम भी क्या होगा? मेंशन होगा। इफ एनी स्पेसिफिक नेम, द ऑफेंस मे बी डिस्क्राइब्ड इन द चार्ज बाय दैट नेम ओनली। अगर किसी भी ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नेम है, लेट्स सपोज मर्डर, तो वहां पे चार्ज में उस स्पेसिफिक नेम से वो ऑफेंस मेंशन करा जाएगा। क्लियर? अगर कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं है, इन द अब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक नेम ऑफ ऑफेंस, एक ऑफेंस है लेट्स सपोज एक्स, उसका कोई भी स्पेसिफिक नेम ही नहीं है, तो वहां अब हम चार्ज में किस चीज से मेंशन करेंगे? नेम तो है नहीं उस ऑफेंस का। द डेफिनेशन शुड बी मेंशन, तो वहां पे उस ऑफेंस की डेफिनेशन को आप उस चार्ज में मेंशन करेंगे। क्लियर? डेफिनेशन को, अगर स्पेसिफिक नेम नहीं है तो किसी ऑफेंस का। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द लॉ एंड द सेक्शन ऑफ द लॉ अंडर विच द ऑफेंस इज कमिटेड, यानी कि आपको चार्ज में क्या करना पड़ेगा? लॉ भी मेंशन करना होगा और सेक्शन भी मेंशन करना होगा। अब देखिए लॉ क्या हो गया, जैसे आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, कोई भी ऑफेंस अगर इंडियन पीनल कोड का है तो आपको लॉ जरूर मेंशन करना होगा और सेक्शन भी मेंशन करना होगा। कौन सा सेक्शन मेंशन होता है? सबसे पहली बात, ऑफेंस का पनिशमेंट सेक्शन मेंशन होता है। क्लियर? जैसे मर्डर डिफाइन किस सेक्शन में, बट उसका पनिशमेंट सेक्शन कौन सा है? 302। तो आपको पनिशमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करना पड़ेगा चार्ज में, प्लस लॉ मेंशन करना पड़ेगा। अब ये 302 किसका है? कौन से लॉ का है? इंडियन पीनल कोड 18
60। क्लियर बच्चों? तो आपको लॉ भी मेंशन करना पड़ेगा, सेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा, और कौन सा सेक्शन? पनिशमेंट सेक्शन मेंशन करना पड़ेगा चार्ज में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। अगर कोई ऑफेंस है और उसके लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशंस, कुछ कंडीशंस कह रखी है लॉ में कि ये ऑफेंस तभी माना जाएगा जब कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाइड होगी। तो ये जो कंडीशन है उसे भी आप क्या करेंगे? मेंशन करेंगे अपने चार्ज में। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। मस्ट बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। जो चार्ज बनेगा वो कौन सी लैंग्वेज में बनेगा? कोर्ट की लैंग्वेज में बनेगा। क्लियर? इफ द अक्यूज्ड वाज प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस, facts, particulars of such previous conviction must also be stated in the charge. चार्ज में let's suppose accused है A1, अब ये previously भी convict हो चुका है, तो facts, particulars किसके बारे में? previous conviction के बारे में आप जरूर mention करेंगे इस चार्ज में। क्लियर? अब ये तो हो गए contents। अब contents के क्या थे? जैसे हमने देखा था कि आप क्या करेंगे? लॉ को मेंशन करेंगे, पनिशमेंट सेक्शन मेंशन करेंगे, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में ही क्या बना, सॉरी रिटर्न होगा और लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में ही रिटर्न करा जाएगा, क्लियर होगा, और क्या बताएगा? आपका कोई स्पेसिफिक नेम है तो आप उस नेम से क्या करेंगे? चार्ज में उस नेम को मेंशन करेंगे। अगर कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं है तो क्या करेंगे? डेफिनेशन मेंशन करेंगे। तो ये सब क्या थे? कंटेंट्स थे हमारे चार्ज के। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 216 के बारे में। हमारा कंटेंट किस सेक्शन में था? बिल्कुल सही, 211 हमारा कंटेंट ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है। 216 किसके बारे में बात करता है? ऑल्टरेशन के बारे में। कोर्ट में ऑल्टर दी चार्ज, कोर्ट में ऑल्टर और ऐड। देखिए, चार्जेस को ऑल्टर भी करा जा सकता है और एडिशन ऑफ चार्जेस भी होता है कि चार्जेस में कुछ एडिशन भी कर दिया। क्या एडिशन होता है बताऊंगा। एडिशन टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, यानी कि ये लेट्स सपोज यहां है जजमेंट, जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले किसी भी पॉइंट पे क्या हो सकता है? कोर्ट ऑल्टर कर सकती है चार्ज को, और एडिशन भी हो सकता है चार्ज में। क्लियर? यहां पे साफ साफ लिखा एट एनी टाइम बिफोर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एवरी ऑल्टरेशन और एडिशन शैल बी रीड एक्सप्लेन टू द अक्यूज। हमने कौन सी चार्ज प्रोसीडिंग्स में स्टार्टिंग में देखा था ना, जब चार्ज प्रोसीडिंग्स में आपको बता रहा था तो वहां पे क्या करा गया था? रीड करा गया था और एक्सप्लेन करे गए थे चार्जेस किसे? अक्यूज को। तो लेट्स सपोज ये चार्ज था, ठीक। अब ये चार्ज चल रहा है, यहां पे क्या हुआ? ऑल्टरेशन हुआ है, लेट्स सपोज एडिशन हो गया, ठीक है। चार्जेस में क्या हुआ है? एडिशन हुआ है। तो अब जो एडिशन हुआ है चार्जेस में, उन चार्जेस को भी रीड करा जाएगा और एक्सप्लेन करा जाएगा। किसे? अक्यूज्ड को। आप समझ गए मेरी बात? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चार्ज में क्या होता है? चार्ज शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज। तो जब ऑल्टरेशन हुआ है, जब चार्ज को क्या करा जाता है? रीड करा जाता है, एक्सप्लेन करा जाता है अक्यूज को। तो जो उनमें एडिशन हुआ है चार्जेस में, ऑल्टरेशन हुआ है चार्जेस में, तो उसे भी तो क्या करा जाएगा? रीड करा जाएगा और एक्सप्लेन करा जाएगा। शेल है, मैंडेटरी है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ ऑल्टरेशन और एडिशन prejudice the accused or the prosecutor, the court may direct for a new trial or adjourn the trial for future date. अब let's suppose ट्रायल चल रहा है, अब यहां पे किसी भी स्टेट यानी कि बिफोर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, यानी कि जजमेंट से पहले किसी भी स्टेज में क्या हो गया? ऑल्टरेशन हो गया चार्ज में। क्लियर? यहां पे ऑल्टरेशन हो गया। अब इस ऑल्टरेशन का जो इफेक्ट था वो कैसा था? नेगेटिव था, नेगेटिव इफेक्ट था अगेंस्ट द पार्टी, यानी कि अक्यूज के अगेंस्ट में भी हो सकता है और प्रोसिक्यूटर के अगेंस्ट में भी हो सकता है। किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में क्या था? नेगेटिव इफेक्ट था। तो वहां पे कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है किस चीज के लिए? न्यू ट्रायल के लिए। और कोर्ट चाहे तो क्या कर सकती है? एडजर्न कर सकती है ट्रायल फॉर द फ्यूचर डेट। गॉट इट? एक और बार समझ लो। कोर्ट क्या कर सकती है? डायरेक्ट कर सकती है न्यू ट्रायल कंडक्ट करवाने के लिए, या एडजर्न कर देगी ट्रायल को फ्यूचर डेट के लिए। किस सिचुएशन पे? जब एडिशन, अल्टरेशन ऑफ चार्जेस का क्या है? नेगेटिव इंपैक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है। किसके ऊपर? अक्यूज के ऊपर हो या प्रोसिक्यूटर के ऊपर हो। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इफ अल्टरेशन और एडिशन नॉट प्रिजुडाइज द अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूटर, यानी कि कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है,
अफेक्ट नहीं है, एक नेगेटिव इंपैक्ट ही नहीं आ रहा किसके ऊपर, प्रोसिक्यूटर के ऊपर, अक्यूज के ऊपर, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट में प्रोसीड विद द सेम ट्रायल, उसी ट्रायल में क्या कर देगी, कोर्ट प्रोसीड कर देगी। क्लियर? वेयर द प्रीवियस सेंशन इज नेसेसरी द कोर्ट कैन नॉट प्रोसीड अंटिल सच सेंशन इज ऑब्टेन्ड। अगर किसी सर्कमस्टांसिस में, किसी सिचुएशन में, किसी केस में प्रीवियस सेंशन क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उस केस को फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी। कब तक प्रोसीड नहीं करेगी, जब तक सैंक्शन ना हो जाए, यानी कि प्रीवियस सैंक्शन ना हो, यानी कि कोई भी प्रीवियस केस है उसमें पनिशमेंट ना मिल जाए, तब तक आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी उस केस में। कम टू द सेक्शन नंबर 217 यानी कि 217 के बारे में बात करते हैं। Whenever a charge is altered or added, the court may recall, resummon the witnesses and may also call any new witnesses। 217 क्या कहता है, देखो सेक्शन 217 ये कहता है कोई भी ऑल्टरेशन हुआ है चार्ज में, एडिशन हुआ है चार्ज में, तो कोर्ट क्या कर सकती है, विटनेसेस को समन कर सकती है, रिकॉल कर सकती है, और उन्हें ऐसा लगता है ये कौन से विटनेसेस हैं। लेट्स सपोज इसे एग्जांपल ध्यान से समझना, चार्ज क्रिएट हुआ, यहां ट्रायल चल रहा है, W1 विटनेस नंबर 1, विटनेस नंबर 2, ठीक। अब इस पॉइंट पे ऑल्टरेशन हुआ है, ठीक, चार्ज में इस पॉइंट पे ऑल्टरेशन हुआ है, क्लियर। अब यहां पे कोर्ट ने क्या करा, अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट W1 और W2 को क्या कर सकती है, रिकॉल कर सकती है, रिसमन कर सकती है, यानी कि दोबारा कोर्ट में बुला सकती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हुआ है बच्चों, चार्ज में ऑल्टरेशन हुआ है, तो कोर्ट बुला सकती है, और कोर्ट चाहे तो न्यू विटनेसेस को भी कॉल कर सकती है, यानी कि W3 एंड W4 को भी बुला सकती है। समझ आ गया बच्चों? होपफुली आप सभी को चार्ज अच्छे से समझ आया हो। देखो जिन्हें बैकग्राउंड पता होगा सीआरपीसी का, तो उन्हें बहुत इजीली एक ही बारी में वीडियो समझ आ जाएगी। बट अगर किसी को नहीं पता सीआरपीसी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक्स ज्यादा क्लियर नहीं है, उसे जो उसके बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं है, तो प्लीज वीडियो को 2-3 बार देखें, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तब भी कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में आपको, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं, वहां से आपको मेरा पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा, तो मेरे से व्हाट्सएप पे अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है, एफर्ट अच्छे लगते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो प्लीज अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।